अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आर्मी चीफ ने फौज और आईएसआई को कुछ हदायत जारी की हैं कि वो सियासतदानों से और सियासत से दूर रहें। इसकी क्या तफसीलात हैं, मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट कर रहा है। उसके साथ साथ वो ब्रिगेडियर साहब जिनके ऊपर इमरान खान साहब माजी में भी इल्जामात लगाते रहे हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी 2013 के इंतखाबात में, उसके बाद उनको एक इंपॉर्टेंट ओहदा दे दिया गया था रिटायरमेंट के बाद। अब दोबारा इस तरह की खबरें मीडिया में आ रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने उन्हीं ब्रिगेडियर साहब को एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा दे दिया है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ नैब के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आर्मी चीफ ने आईएसआई को और फौज को सख्ती से हिदायत की है कि आप सियासतदानों से दूर रहें, सियासतदानों से बात ना करें, सियासी अमल से दूर रहें, क्योंकि इसकी वजह से गलत इल्जामात लगते हैं इदारे के ऊपर। अब जो ये खबर आई है इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ डिटेल्स हैं। एक बात तो ये कही गई है कि जी फौज को भी हिदायत दी गई है और साथ साथ आईएसआई को भी हिदायत दी गई है। एक चीज तो ये है कि आईएसआई बराह रास्त जो है वो वजीर आजम के अंडर होती है, तो क्या अगर वजीर आजम इसके बरक्स कोई हिदायत देगा तो फिर वो किसकी हिदायत मानेगी? आईएसआई वजीर आजम की मानेगी या फिर आर्मी चीफ की मानेगी? एक चीज ये है। और दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो खबर है जो इस तरह मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, ये बाज़ाब्ता आईएसपीआर से खबर नहीं आई, जराए से खबर दी गई है कि जराए का ये कहना है कि आर्मी चीफ ने इस तरह की हदायत दी है। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑब्वियसली फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, इस तरह की खबर इस मौके पे आना तो वो तो ये तासुर देता है कि आर्मी चीफ जो एक दफा एक्सटेंशन भी ले चुके हैं, इतने अरसे से आर्मी चीफ हैं और अभी इतने अरसे के बाद उनको ये हदायत देने की क्यों जरूरत महसूस हुई? क्या फौज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, इदारों के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो सियासत में मुलविस हैं? तो मेरे ख्याल में इस तरह की खबर से तो आर्मी का तासुर खराब होता है और इस तासुर को तकवीत मिलती है कि उनका कोई सियासत में रोल है। अगर इस तरह की कोई बाज़ाब्ता चीज होती तो वो आईएसपीआर की जानिब से आती। हाँ, अगर फौज के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं उसका रिबटल देना चाहिए, फौज को कहना चाहिए कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं बिल्कुल उसके हक में हूं। अगर कोई उनके ऊपर इल्जाम लगाता है, पीटीआई लगाए, नून लीग लगाए, कोई भी लगाए, तो फिर वो सबूत रखे। अच्छा, एक खबर के अंदर एक और चीज भी है जो मैंने पढ़ी कि जी जिन ब्रिगेडियर साहब के ऊपर अभी इल्जाम लगाया जा रहा है, जो सेक्टर कमांडर हैं पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, यास्मीन राशिद साहिबा ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया था, वो तो 15 दिन से इस्लामाबाद में है। 15 दिन से वो इस्लामाबाद में है। अब अगेन ये जराए से खबर है, आईएसपीआर ने तो नहीं दी, तो इस पे भी सवाल उठता है कि 15 दिन से सेक्टर कमांडर साहब इस्लामाबाद में क्या कर रहे हैं? अगर वो पंजाब में उनकी ड्यूटीज हैं तो ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो 15 दिन से वो उधर कर रहे हैं? तो हो सकता है वो कर रहे भी हों, पर एनीवे इसमें अगर सामने से खबर आती, सामने से मुराद ये है कि जराए के बगैर खबर ये होती, किसी को ऑफिशियल को कोट किया होता, तो फिर उसके ऊपर जिसे आप कह सकते हैं डिफरेंट रद्द अमल आना था। इसलिए कि लोगों को पता है कि जनाब ये इधर से आई है, आईएसपीआर से है, कोई छोटी सी बात हो, एफएटीएफ का मामला हो, भारत में मुसलमानों का मामला हो, या किसी हमारी मजहबी शख्सियत की वफात हो जाए, किसी सियासी शख्सियत की वफात हो जाए, तो आईएसपीआर ने जब भी मौकिफ देना होता है वो फौज का मौकिफ, आर्मी चीफ का मौकिफ आईएसपीआर देती है। तो इस तरह जराए से जब खबरें आती हैं तो फिर ऑब्वियसली उसके ऊपर बहस छिड़ती है, बहस चलती है। तो ये खबर है जनाब फौज के हवाले से कि आर्मी चीफ ने अब उन्हें मना किया है कि आपने सियासत से दूर रहना है। पर मेरे ख्याल में ये तो एक तरह से मुझे तो फौज के खिलाफ ये खबर लगती है और इसके ऊपर जो बहस हो रही है वो क्यों, रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं कि इतने इस वक्त अगर 4-5 साल के बाद आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि आप फौज से दूर रहें, तो इट मीन्स फौज सियासत से दूर रहे के इट मीन्स तो ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जैसे उनका फौज में किरदार है। दूसरी बात यह है कि अगर आर्मी चीफ ने ऐसी बात की है और हमें भी पता है कि उन्होंने, हो सकता है कि ऐसी बात की भी हो, माजी में भी वो करते रहे, तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है। मैं तो इसको पॉजिटिव समझता हूं कि ऐसा ही होना चाहिए, नहीं किरदार होना चाहिए। लेकिन उसमें मसला ये है कि पिछले दिनों जो कौमी असेंबली के अंदर तकरीरें हुई, असलम बोतानी साहब ने कहा कि एहसन इकबाल तो मेरी जो तरक्याती स्कीम थी उसको डाल ही नहीं रहा था, उसके लिए बजट नहीं दे रहे थे, उनको शामिल नहीं कर रहे थे। तो मैंने वहां से जहां से फोन होता है, उन्होंने अगेन किसका जिक्र किया, इदारों का जिक्र किया, हमारे एहसास इदारों का की तरफ इशारा किया कि उनकी फोन कॉल से फिर ये मसला हल हुआ। तो अगर आपकी कौमी असेंबली के अंदर लोग खड़े होकर ये कह रहे हैं कि इदारे ये कुछ कर रहे हैं, तो फिर तो मतलब ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है। पर एनीवे ये खबर थी और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी, तो इसके ऊपर ज़रूरी था कि थोड़ा सा तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएं। हो सकता है कि आईएसपीआर की तरफ से बाकायदा इसके ऊपर कोई रद्द अमल आए या बाकायदा वो इसके ऊपर कुछ खबर जारी करें।
لیکن ذرائع سے تو اگر دیکھیں نا، فوج اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا اس کا ادارہ ہے، سب کچھ ہے، تو ذرائع سے اس طرح کی خبر کے اوپر عوام کس طرح مان لے گی کہ اس طرح کی کوئی خبر ذرائع سے لیک ہوتی ہے؟ فوج کی ذرائع اگر اس طرح خبریں لیک کرنا شروع کر دیں تو پھر تو ہماری فوج کے لیے مسئلہ بن جائے نا۔ اچھا، دوسری ایک اور چیز ہے، بریگیڈیئر مظفر علی رانجھا، مظفر علی رانجھا صاحب جو آپ کو یاد ہوگا، جن کے اوپر عمران خان صاحب نے پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگایا تھا اور یہ کہا تھا کہ جناب 2013 کے انتخابات میں انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی تھی، اس کے بعد انتخابات کے بعد جب وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے، اس وقت وہ ایک حساس ادارے میں تھے، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو ڈی جی اینٹی کرپشن لگا دیا گیا، اور اب میڈیا میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بریگیڈیئر مظفر علی رانجھا صاحب کو پرائم منسٹر کا جو انسپیکشن کمیشن ہے اس کا سربراہ بنا دیا ہے، اپوائنٹمنٹ کر دیا ہے چیئرمین ایز پرائم منسٹرز انسپیکشن کمیشن امیڈیٹلی 2 سال کے لیے۔ اس طرح کی خبریں میڈیا میں آ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نوٹیفیکیشن بھی گردش کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ وہی بریگیڈیئر صاحب ہیں جنہوں نے پچھلے دنوں عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ بیانات دیے تھے اور کہے تھے کہ عمران خان میرے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے، اگر اس کو وہ زیادہ اپنے آپ کو پاپولر سمجھتا ہے تو میرے ساتھ الیکشن لڑ لے، میرے پاس میں اساس ادارے کا افسر رہا ہوں، میرے پاس عمران خان کے حوالے سے اتنی چیزیں، میں ساری چیزیں جاری کر دوں گا، میڈیا کو بتا دوں گا۔ تو اب انہی بریگیڈیئر صاحب کی میڈیا رپورٹس کے مطابق شہباز شریف صاحب نے ایک بڑے اہم عہدے کے اوپر تعیناتی کر دی ہے۔ اچھا، نیب کے حوالے سے خبریں یہ ہیں کہ نیب کی بہت سارے جو افسران تھے ان کی ٹرانسفرز اور پوسٹنگز ہو گئی ہیں، اور ان میں سے میجورٹی وہ افسران تھے جنہوں نے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے ان کے خلاف مقدمات کی نہ صرف تفتیش کی تھی، ریفرنس فائل کیے تھے، انٹروگیشن کی تھی، اور بڑی حد تک وہ آگے لے کے گئے تھے تفتیش کو۔ اب ان سب کو اپنے اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جو عرفان منگی صاحب کا آپ کو نام یاد ہوگا، ڈی جی نیب راولپنڈی ہیں، جنہوں نے پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اور سندھ کی اہم سیاسی شخصیات کے حوالے سے بہت زیادہ تحقیقات کی تھیں، بڑی محنت کی تھی، جعلی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، اور اپنی تحقیقات کو بڑے آگے تک لے کے گئے تھے، اور سپریم کورٹ کے حکم پہ انہوں نے بڑا کام کیا تھا اور بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا تھا۔ عرفان منگی صاحب کو بھی فارغ کر دیا گیا جناب۔ تو یہ نیب میں بہت ساری تبدیلیاں اور یہ نیب کے قوانین کو تو پہلے ہی ٹھنڈا مٹھا کر دیا گیا تھا، جس قسم کی ترامیم ہوئی ہیں تو وہ تو پہلے ہی فارغ ہو چکی ہیں، لیکن اب یہ افسران اور ان کی پوسٹنگز کے بعد تو نیب ایک طرح سے بالکل ٹوتھ لیس باڈی بن گئی ہے، اور اس حوالے سے آئی ایم ایف نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن کی چیزیں ہیں، لاز ہیں، اس حوالے سے میڈیا نے رپورٹ بھی کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن اب حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ جناب جو ہمارے ملک کے اندر کرپشن کے نظام ہے، لاز ہیں، وہ شرط آپ ہٹائیں اس ڈیل کے لیے، جو ہماری آپ سے ڈیل ہو رہی ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی وہ آپ کے جورسڈکشن میں آتی ہے، نہ ہی اس کا ہماری کسی دوسری چیزوں سے تعلق ہے جو آپ سے بات چیت ہو رہی ہے، لہٰذا وہ شرط آپ ختم کریں۔ اور اس حوالے سے کچھ چیزیں رپورٹ بھی ہوئی ہیں، سینئر صحافی کامران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ بھی کی ہے، اور کچھ جگہوں پہ میڈیا میں یہ رپورٹ وغیرہ بھی ہوئی ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، بلکہ یہ سامنے آپ اسکرین شاٹ دیکھ لیں، اسکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر وہ تفصیلات لکھی ہوئی ہیں۔ اینی وے یہ تفصیلات ہیں نیب کے حوالے سے۔ نیب بھی ایک طرح سے بالکل جو ہے نا، اب مجھے نہیں لگتا کہ کسی کے خلاف بھی کوئی مقدمہ بنائے گا، یا اگر مقدمہ بنے گا بھی تو اس کو منطقی انجام تک پہنچائے گا، اور اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1100 ارب روپے کا یہ ایک طرح سے این آر او دیا گیا ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر کرپشن کے مقدمات تھے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب حساس ادارے یا کون لوگ ہیں جو عمران خان کی ریکارڈنگ کرتے رہے یا ٹیپس کو لیک کر رہے ہیں، مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کہ جی مریم بی بی کی کوئی ویڈیو سامنے آ رہی ہے، کبھی پتہ چلتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے کسی فوکل پرسن کی کوئی آڈیو آ رہی ہے، تو کون لوگ ہیں جو یہ آڈیوز لیک کرتے ہیں؟ اور اب اس طرح کی خبریں بھی دی جا رہی ہیں کہ عمران خان اور ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان، ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کی بھی کوئی آڈیو آنے والی ہے، تو وہ کون ان کی آڈیوز ریکارڈ کر رہا تھا؟ اس کے اوپر شیریں مزاری صاحبہ نے پریس کانفرنس بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ کون لوگ تھے جو اپنے ملک کے وزیر اعظم کی جاسوسی کر رہے تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ عمران خان کی پہلے بھی جاسوسی ہو رہی تھی جس وقت، اور کچھ عرصے سے، گزشتہ برس سے
गुज़िश्ता बरस उनका ख्याल है कि 4-5 महीने से नवंबर दिसंबर के बाद से उनके ऊपर नज़र रखी गई थी, उनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही थी और उनकी जिसे आप कहते हैं जासूसी हो रही थी, और अब वो उसमें मुख्तलिफ टेप्स वगैरह को लीक किया जा रहा है। और एक सीनियर सहाफ़ी ने भी एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि अगर टेप्स ज़्यादा लीक होंगी इसका मतलब है कि हम इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहे। नजम सेठी साहब ने ये प्रोग्राम में कहा अगर टेप्स वगैरह कम लीक हो रही हैं तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट का मूड है कि हमें इंतखाबात की तरफ जाएं। तो क्या ये इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, कौन करवाता है, कौन इस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, इसलिए कि ये आइन और कानून के तो खिलाफ है। और शीरी मज़ारी साहिबा ने तो कहा इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि उनके ऊपर संगीन मुकदमात बनने चाहिए। कौन लोग हैं जो मुल्क के वज़ीर आज़म की इस तरह टेप रिकॉर्डिंग करते हैं? लेकिन ये कोई अभी की बात तो नहीं है, माजी में भी तो टेप रिकॉर्ड्स होती नहीं है। मियाँ साहब के हवाले से भी इस तरह की खबरें आती रही हैं, मरियम बीबी के भी तो कुछ लोग टेप रिकॉर्ड्स करते थे। शहबाज शरीफ साहब की तो पुरानी ऑडियोज़ हैं जिसके अंदर वो जजों को हदायत दे रहे हैं कि जनाब मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब कह रहे हैं इस तरह आपने सज़ा देनी है, उस तरह सज़ा देनी है। तो वो कौन लोग हैं जो मुंतखब क़यादत की टेप रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं? अच्छा, इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान ने तो खुद अपने दौर में कहा था कि CIA और दीगर जो एजेंसियां हैं वो भी अपने मुल्क की क़यादत के ऊपर नज़र रखती हैं। तो अगर ISI हमारे ऊपर नज़र रखती है तो उसमें ऐसी कौन सी बात है? बिल्कुल सही बात है जनाब, वो नज़र रखती हैं ना, पर ये तो नहीं होता ना कि उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि वो जो एजेंसियां हैं वो किसी को रिकॉर्ड करें और उसके बाद जब अगली हुकूमत आए उसको दे दें या ब्लैकमेल करने के लिए यूज़ करें। नज़र रखना और इस तरह का इल्ज़ाम आना कि जनाब किसी ने उनको रिकॉर्ड किया है और अब उनको ब्लैकमेल करने के लिए या फिर उनका नुक्ता नज़र चेंज करने के लिए उन चीज़ों को रिलीज़ किया जाएगा, ये दो डिफरेंट चीज़ें। एक हिफाजत के लिए, मुल्की मफादात के लिए, आप वज़ीर आज़म समेत इवन के आला जो अपनी इदारों की क़यादत होती है, इदारों के अंदर लोग होते हैं, वज़रा होते हैं, अफसरान होते हैं, उन सब के ऊपर नज़र रखी जाती है। तो इस वजह से वो तो इदारे काम करते हैं, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि वो अगर कोई इस तरह का काम कर रहा है उसमें से कोई बंदा उठे और अगली हुकूमत जब आए उनको चीज़ें दे दे और कहे कि ये चीज़ें आप फलाने सियासतदान के खिलाफ इस्तेमाल करें। वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट चीज़ है। दूसरी बात, एक और चीज़ ये भी है कि हालिया दिनों में हमने नोटिफिकेशन देखा कि अब तो ISI बाकायदा तौर पे नज़र रखेगी सरकारी अफसरान के ऊपर भी, और उनकी तरक्की और जो प्रमोशन होगी उसमें भी ISI का किरदार होगा, और इसका नोटिफिकेशन वज़ीर आज़म साहब ने जारी किया था। तो अब ये जो खबर पहले आई है कि आर्मी चीफ ने ये कहा है कि ISI इन चीज़ों से दूर रहे, सियासत से दूर रहे, लेकिन ISI जिस तरह मैंने पहले भी कहा वो तो वज़ीर आज़म के अंडर है। तो आप वज़ीर आज़म अगर उनको कोई और ऑर्डर देंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो मसला बन जाएगा। वज़ीर आज़म तो उनको यहाँ तक ले आए कि सिविलियन अफसरान की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं, उनकी जो प्रमोशंस हैं, उसमें भी उन्होंने ISI का बाकायदा ऑफिशियल किरदार डाल दिया इस हुकूमत ने। तो ये तो इदारों को घसीट रहे हैं, सियासत में भी और सिविलियन मामलात में भी। और वैसे भी आपको पता है कि इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे हैं, पहले भी पिछले जब ये लोग अपोजिशन में थे उस वक्त भी ये इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहे और इंतहाई सीरियस किस्म के इल्ज़ामात लगाते रहे। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अदलिया हो या हमारे इदारे हों, अगर आप इनके ऊपर एज ए इंस्टीट्यूशन इल्ज़ामात लगाएंगे, इनको कमज़ोर करेंगे, तो आप कोई पाकिस्तान की फेवर में कुछ नहीं कर रहे। इससे इदारे कमज़ोर होते हैं, इससे मुल्क कमज़ोर होता है। जिस तरह आज अगर नैब का इदारा कमज़ोर हो रहा है तो वो उससे पाकिस्तान का नुकसान होगा, वापडा का इदारा कमज़ोर हो रहा है तो पाकिस्तान का नुकसान होगा। फ़ौज को अगर हम टारगेट करेंगे और फ़ौज के ऊपर हम सवालिया निशान उठाएंगे, वो फ़ौज जो हमारी हिफाजत करती है, आज भी मेरे पास इतलात हैं कि एक फ़ौजी काफ़िले के ऊपर हमला हुआ है और वहाँ पे हमारे जवानों की इस तरह की इतलात हैं, ज़ख्मी हुए हैं, हो सकता है कि क्या पता कोई शहादतें भी हुई हों, आगे चीज़ें आ जाएँ। तो ये रोज़ लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो जो लोग इस तरह करते हैं, इदारों को इस तरह टारगेट करते हैं, पूरे इदारों को कमज़ोर करने की बातें करते हैं, मेरे ख्याल में वो कतन पाकिस्तान के दोस्त नहीं हो सकते। और जो लोग ये कहें कि हमारी फ़ौज जो है वो सारी जंगें हारी है, जो लोग ये कहें कि इन्होंने हमारा खून पी लिया है, इन्होंने हमारी हड्डियों से गोश्त जो है वो नोच लिया है, फिर उनको हम वज़ीर दिफा बना दें। आसिफ, आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब किस तरह क्या बातें करते थे, और दीगर भी बहुत सारे लोग ऐसे। तो मेरे ख्याल में इन सबको ख्याल करना चाहिए कि ये हमारे इदारे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आप हुकूमत में आके आपको इदारों की ताज़ीम याद आ गई और आप कोशिश कर रहे हैं कि अपने मुखालफिन को इसके खिलाफ यूज़ करें, लेकिन कोई भी हो, PTI हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो, ये जितनी भी जमातें हैं ये सारी पाकिस्तान की जमातें हैं, और इनको सोचना चाहिए कि कोई भी जमात है वो ऐसी बात ना करे जिससे इदारों को नुकसान पहुंचे, इदारे कमज़ोर हों। और ये बात तो वैसे एक क्रेडिट जाता है कि इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा फ़ौज ज़रूरी है,
اگر فوج نہ ہوئی تو اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اور یہ ان کی بات میں وزن ہے اور ہمیشہ وہ اس کو دہراتے ہیں. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج کو آپ کمزور کریں گے تو آپ کوئی خدمت کر رہے ہیں کسی کی، میرے خیال میں ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے ایٹیچیوڈ کے اوپر. اینی وے یہ کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں. کچھ مزید خبریں بھی ہیں، آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے، مزید ڈیولپمنٹس وغیرہ بھی ہونی ہیں. وہ خبریں بھی آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو کے اندر کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جن دوستوں نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور وہ ویڈیو انہوں نے اس آخر تک دیکھ بھی لی ہے تو اب میرے خیال میں آپ سبسکرائب بھی کر لیں تو اچھا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو سو مچ.